हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छा। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में जो संबंधित है काइंड्स ऑफ टेंसेस से। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि हमने टाइम एंड टेंस चैप्टर शुरू किया है और उसका पहला वीडियो लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आप लोग उसको देख भी चुके हैं। ठीक है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और पहले वीडियो पार्ट में हमने उसको इंट्रोड्यूस किया था, टाइम एंड टेंस के इम्पोर्टेंस को समझा था, इसका क्या महत्व है और किस प्रकार टेंस और टाइम में रिलेशन है, उस चीज़ को मैंने आपको बताने का प्रयास किया था। और ये भी बताया था साथ साथ कि एक टेंस जो होता है वो एक टेंस हो करके लेकिन अलग अलग समय का परिचय कैसे देता है, इस बात के महत्व को मैं आप लोगों को पिछले वीडियो लेक्चर में समझाया था, है ना। तो इसी पार्ट को, टाइम एंड टेंस के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग काइंड्स ऑफ टेंसेस के बारे में जानेंगे और शुरुआत करेंगे किसी एक टेंस की। सीधी सी बात है, वो टेंस कौन सा होगा? तो वर्तमान काल ही होगा। चीज़ों की शुरुआत कभी भी कभी होती है, वर्तमान काल में ही होती है। ठीक है, इसलिए वर्तमान काल से हम लोग आज चीज़ों को शुरुआत करेंगे। ओके, तो चलिए आज का ये लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग काइंड्स ऑफ टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे और प्रेजेंट टेंस के प्रयोगों को समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करने से पहले आप सभी को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की शुभकामना, बहुत हार्दिक शुभकामना। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से कहना चाहूँगा, सभी लोग जो मेरे इस वीडियो को सुनेंगे, वो चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हो या कोई भी हो, मेरे दोस्त हो, मेरे संबंधी हो, कि हम लोग एक संकल्प लें कि हम लोग पर्यावरण की रक्षा करेंगे। पर्यावरण के एक अंग है हम, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हम लोग। और सबसे ज़रूरी बात ये कि हम मानव जो हैं वो सबसे ज़्यादा विकसित हैं पर्यावरण में मौजूद किसी भी दूसरे तत्वों से, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर समझ की थोड़ी सी ताकत ज़्यादा है, चीज़ों को कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं करना है। हम पर्यावरण में मौजूद जो जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सारी वस्तुओं का सबसे ज़्यादा प्रयोग कर लेते हैं, ऐसा तथ्य है। ठीक है, और धीरे धीरे हमने सीखा है इसको यूज़ करना, पर्यावरण ने ही हमको सिखाया है। तो पर्यावरण के दिए गए इस देन को हम लोग आज जो खुद को कहते हैं कि हम लोग विकसित हैं, तो सही मायने में विकास का परिचय देते हुए कि मानव समाज सही में विकसित हुआ है, आज चलिए हम लोग कम से कम अब से ये संकल्प लेते हैं कि हम लोग पर्यावरण के साथ चलेंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे, चाहे इसमें मौजूद कोई भी तत्व हो, वो पेड़ हो, वो पशु हो बेचारा, या कोई भी पक्षी हो, या हम खुद ही मानव क्यों ना हो, हम एक दूसरे के साथ बने रहेंगे प्यार और सौहार्द के साथ, और इसकी रक्षा करते हुए एक अच्छे मानव समाज, एक अच्छे भरे पूरे समाज का, हरियाली भरे समाज का निर्माण करेंगे। ऐसी मेरी आप लोगों से अनुरोध है और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे उस अनुरोध को आप लोग समझेंगे। खास करके बच्चों से मेरा ये गुजारिश है कि बच्चों देखो, आप लोग भविष्य हो आगे का। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा अभी सजग और सतर्क बनना है, जितनी ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर सको अपने बारे में, समाज के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, और अच्छे ज्ञान ले सको, वो कल होके आपको बनाएगा, आपका निर्माण करेगा। तो हमेशा सही बातों को सीखिए, अपने इस पर्यावरण को समझिए, अपने पर्यावरण में मौजूद आप जहाँ कहीं भी है आसपास में पेड़ पौधे पशु पक्षी, उन सब का आदर सम्मान करना सीखिए, बड़े बुजुर्ग का भी सम्मान कीजिए, और अपने से छोटे बड़े जो कोई भी है आप उनके साथ सम्मान के साथ रहिए, प्यार के साथ रहिए, और भेदभाव ना करें आप कि कोई पशु है तो हम उसके साथ अच्छे से नहीं रहेंगे, कोई इंसान है तो हम उसके साथ अच्छे से रहेंगे। इंसान के बच्चे या फिर जानवर के बच्चे हो, आप उसके साथ प्रेम से पेश आइए, सभी कोई प्रेम का भूखा है। ठीक है, तो बस इसी मैसेज के साथ मैं आज का ये सेशन शुरू करता हूँ और एक बार फिर से मैं आप लोगों को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामना देता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपनी कहानी शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में मतलब वर्तमान काल, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसमें वो सारी घटनाओं की हम चर्चा करते हैं, उन सारी बातों की चर्चा करते हैं जो वर्तमान समय में होता रहता है, चल रहा है, खत्म हो गया है या होता है। ठीक है, कुछ समय से चल रहा है, इन सारी घटनाओं की हम लोग, परिस्थितियों की हम लोग चर्चा करते हैं वर्तमान काल में। तो वर्तमान काल को निम्नलिखित 4 कैटेगरी में बांटा जाता है। जो पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो धीरे धीरे करके एक एक करके हम लोग इन सारे चीज़ों को समझेंगे। आज का वीडियो लेक्चर समर्पित होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस को। ठीक है, इसके प्रयोगों को समझेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रयोग हम इसी टेंस का करते हैं
ठीक है, ये ऐसे एक ऐसा टेंस है जो कभी कभी पास्ट की घटनाओं को भी बताने का काम करता है और कभी कभी फ्यूचर की घटनाओं को बताने का भी काम करता है। ठीक है, तो इसलिए और मैक्सिमम काम जो हम लोग बोलते हैं या फिर मैं भी जो अक्सर बोलता हूँ या बोल रहा हूँ, वो उसमें मैक्सिमम सेंटेंसेस आप देखोगे कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही रहेगा। कॉमनली यूज्ड होने वाला ये सेंटेंस है। ठीक है, जो भी साधारण बातें होती है उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही कहते हैं, इसलिए इसका जो प्रयोग है वो काफी व्यापक है, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। तो आइए समझते हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के अन्य प्रयोगों को। ओके, इत्मीनान से समझिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा और इसके बाद कोई कठिनाई भी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ओके, सो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका जो सिंपल सा स्ट्रक्चर है वो क्या है? सब्जेक्ट V1 और V5। V1 और V5 से तो आप लोग वाकिफ रखते होंगे, क्यों? क्योंकि ये वर्ब के फॉर्म्स है। वर्ब फॉर्म्स मुझे उम्मीद है कि इनमें से अधिकांश बच्चों को पता होगा कि V1 से लेकर V5 को हम वर्ब फॉर्म्स बोलते हैं। अलग अलग टेंस में हम अलग अलग वर्ब फॉर्म्स का यूज करते हैं और इसकी चर्चा मैं पहले लेक्चर में कर चुका हूँ इंट्रोडक्शन देने समय। टेंस और कुछ नहीं है बच्चे, चेंज ऑफ वर्ब फॉर्म्स ही है। इसी वर्ब फॉर्म्स के माध्यम से हम लोग टेंस को पहचानते हैं, राइट ना? तो हर वर्ब फॉर्म जो होता है अलग अलग टेंस को के बारे में बताता है। जैसे कि V1 और V5 जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान देता है। V1 क्या होता है? तो V1 को हम लोग बोलते हैं बेस फॉर्म। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब किसी भी क्रिया का मूल रूप। ठीक है, कोई भी क्रिया जो अपने मूल रूप में होता है उसी को हम लोग V1 बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। और ये सदैव किस नेचर में होता है? तो प्लूरल स्वभाव का होता है। कोई भी जो वर्ब है जैसे कि गो या जैसे कोई ईट या रन या स्लीप, ठीक है, एनी वर्ब लाइक दैट इज ऑलवेज इन इट्स बेस फॉर्म। और ये हमेशा किस नेचर का है? तो प्लूरल नेचर का है। तो प्लूरल नेचर का कहने का मतलब क्या हुआ? तो इसका उपयोग हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ करेंगे, कुछ अपवादों को छोड़ करके। ठीक है, तो बस इतना याद रखो कि V1 और V5 ये पहचान है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, V1 को कहते हैं बेस फॉर्म। ओके, और ये बेस फॉर्म किस नेचर का होता है? तो प्लूरल नेचर का होता है। ओके, एंड इट इज यूज्ड विद सब्जेक्ट्स लाइक आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट। क्लियर है? प्लूरल नेचर तो प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट, याद रखना बस इसको। दूसरा है V5। V5 को कैसे बनाते हैं? तो V5 को बनाते हैं V1 में SEIS जोड़ देने पर। जैसे कि अगर गो है तो इसमें ES जोड़ दोगे तो गोज हो जाएगा। स्लीप है तो S जोड़ दोगे तो स्लीप हो जाएगा। तो ये गो का V5 हो गया, ये स्लीप का V5 हो गया। ठीक है, इतना तो बहुत कॉमन बात है, बहुत छोटे से ही पढ़ते आ रहे होगे आप लोग। तो दिस इज द स्टोरी अबाउट V5। उसके बाद ये कैसे सब्जेक्ट के साथ यूज होता है? तो ही, शी, इट, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। V1 किस नेचर का? तो प्लूरल नेचर का। ठीक है, V5 किस नेचर का? तो सिंगुलर नेचर का। ओके, तो इसको याद रहेगा आप लोगों को, उम्मीद है। सब्जेक्ट के नाम भी मैंने लिख दिए हैं। जनरली जो प्रोनाउन होते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, इनके साथ किसका यूज करेंगे? V1 का। और उसके बाद जो बच गया थर्ड पर्सन के साथ, उसके साथ किसका यूज करेंगे? तो V5 का। क्लियर? चलिए, और जैसा कि ये लिखा है यहाँ पर, इट इज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, इसलिए इसको V5 बोल रहे हैं। एंड इट इज फॉर्म बाय एडिंग एस और ES टू द एंड ऑफ ए वर्ब। क्लियर है ना? उम्मीद है कि क्लियर हुआ होगा, निश्चित तौर पर हुआ होगा। ठीक है, आपके किताबों में जो ग्रामर की किताब आपके पास उपलब्ध है उसमें वर्ब फॉर्म्स दिए रहते हैं। ठीक है, उन वर्ब फॉर्म्स को आप लोग याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत जरूरी है वर्ब फॉर्म्स को याद करना, क्योंकि बिना क्रियाओं के शब्दों को जाने हुए अंग्रेजी में फिर किसी भी क्रिया के बारे में कहना है, बोलना काफी कठिन हो जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। यू गो, तुम जाते हो। मोहन वीप्स, मोहन रोता है। तो एक चीज आप नोटिस यहाँ करो कि हिंदी वाले जितने भी सेंटेंस है उसमें ता, ती, ते करके लगा रहता है और है लगा रहेगा। ये है किसकी पहचान है? तो प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है। ठीक है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलने के लिए सेंटेंस के अंत में ता, ती लगा रहता है। और चूंकि प्रेजेंट टेंस है इसलिए है का उपयोग किया रहेगा किसी भी हिंदी वाक्य में। तो कोई भी हिंदी वाक्य जब आप बोल रहे हो तो थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के सोचना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ या मैं क्या बोलता हूँ। तो वाक्य को देखो, अंत में देखो कि क्रिया में क्या लगा रहे हो। ता है लगा हुआ है तो समझ लेना है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो उसको इस आधार पर बना देना है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 के बेसिक स्ट्रक्चर पर।
इसके बाद जो लगा रहेगा वो ऑब्जेक्ट लगा रहेगा। ऑब्जेक्ट को यथानुसार अगर है तो लगाना है, नहीं है तो नहीं लगाना है। क्लियर ना? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यूजेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला इसका प्रयोग क्या है? तो यूज फॉर परमानेंट एक्शंस ऑफ प्रेजेंट टाइम। कोई भी ऐसा काम जो स्थायी रूप से वर्तमान समय में होता है, स्थायी रूप से परमानेंट होता है, परमानेंट एक्टिविटी होती है वो वर्तमान काल में, तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहते हैं। ओके, जैसे यू रीड इन दिस स्कूल, इट इज अ परमानेंट एक्टिविटी। आप किसी भी स्कूल में जिसमें भी पढ़ते हैं आप, तो वो उस समय के लिए तो परमानेंट एक्टिविटी है आपका, है तो नहीं है ना? ऐसा तो नहीं है कि आज आप किसी स्कूल में पढ़ेंगे और कल तुरंत चेंज कर लेंगे, फिर परसों तुरंत चेंज कर लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। एटलीस्ट साल भर, 2 साल, 3 साल जो भी है, तो वो एक परमानेंट एक्टिविटी की तरह आप किसी एक स्कूल में टिक करके रहते हैं और पढ़ते हैं। तो वही यहाँ पे ये कहा जा रहा है, इस बात को, इस सेंस को यहाँ पे कन्वे किया जा रहा है कि यू रीड इन दिस स्कूल, तुम इस स्कूल में पढ़ते हो। ओके, और उसके बाद फिर माई फादर वर्क्स इन अ बैंक, मेरे पिताजी बैंक में काम करते हैं, ये भी एक परमानेंट एक्टिविटी है वर्तमान काल के लिए, राइट? आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ओके, दीज आर परमानेंट एक्टिविटीज ऑफ प्रेजेंट टाइम। तो ऐसे चीजों को बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर? दूसरा है यूज टू एक्सप्रेस एनी यूनिवर्सल ट्रूथ। किसी भी प्रकार के जो चिरंतन सत्य होते हैं, जो हमेशा के लिए सत्य ही रहेंगे, वैसी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग निश्चित तौर पर करते हैं, दूसरे किसी टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना? और इसका स्ट्रक्चर किस आधार पर बेस्ड होगा? तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 के स्ट्रक्चर पर आधारित होगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हो, ये सब्जेक्ट हो गया, ये V1 हो गया, यू के साथ क्या लगाएंगे? V1 लगाएंगे। माई फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब क्या हो गया? तो V5 हो गया, वर्क्स लगा हुआ है। आई के साथ क्या लगता है? तो V1 लगता है, तो टीच। द अर्थ है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मूव्स लग गया, V5 लग गया। सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइजेस लग गया। वाटर सिंगुलर है, तो इज लग गया। ठीक है, एक बात और याद रखना, जैसे कि ये सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 का जो स्ट्रक्चर है, ये तब है जब यहाँ पर वर्ब है। जब यहाँ पर वर्ब नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? तो सिंपल सी बात है, इज, एम और आर का उपयोग करेंगे, मेन वर्ब इसमें गायब रहेगा। क्लियर ना? जैसे कि तुम अच्छे हो लगा रहे हैं, प्रेजेंट टेंस डिनोट कर रहा है, तो यू आर गुड। मैं अच्छा हूं, तो आई एम गुड। वाटर इज मेड ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, इट इज ऑलवेज अ बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, बेस्ट पॉलिसी। ये इज लगा हुआ है, किसको डिनोट कर रहा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिनोट कर रहा है। ईमानदारी एक अच्छी नीति होती है, सदैव ही अच्छी नीति होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एनीवे, तो ये समझ गए कि किस तरह से हम V5 और V1 का यूज कर रहे होते हैं। और दो प्रयोग हमने समझे। पहला कि परमानेंट एक्टिविटी में सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। दूसरा हमने समझा कि किसी भी यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, कोई भी चिरंतन सत्य जो हमेशा के लिए सत्य ही होता है। ऐसी कोई भी कहावत हो, कोई भी सेइंग है, किसी के द्वारा कही गई कोई बात है, ठीक है, which always stands true is always written or expressed in simple present tense। यहाँ एक फोटो में कुछ उदाहरण के तौर पर समझाने का भी प्रयास किया गया है। जैसे कि we use simple present tense कहाँ पर? तो देखो, for habitual actions और actions which are repeated in the present, जो भी आदत बताने वाली है, ऐसी चीजें जो एक तरह से आदत बन गई। तो एक तरह से आदत भी क्या होता है? एक परमानेंट एक्टिविटी ही होता है ना? वो अक्सर आप उस चीज को करते रहते हो, दैट इज योर परमानेंट थिंग। जैसे आई यूजुअली वेक अप एट 8 o'clock, ये आदत जो हो गया एक तरह का रिपीटेड एक्शन भी हो गया। यूजुअली गेट अप का मतलब क्या? अक्सर 8 बजे उठता हूँ, तो आज 8 बजे उठा, तो कल भी अराउंड 8 बजे ही उठूंगा, है ना? परसों भी वही उठूंगा, यही मेरा टाइम है। तो दैट आल्सो कम्स अंडर रिपीटेड एक्शंस। और इसको फिर आप एक तरह का परमानेंट एक्टिविटी भी बोल सकते हो, है ना? तो सब इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, बस समझने का देरी है। अब है दूसरा, यहाँ पे देख लो, फॉर परमानेंट स्टेट्स इन द प्रेजेंट, जैसे कि आई एम अ टीचर, परमानेंट एक्टिविटी है अभी फिलहाल मेरे के लिए। तो आई टीच ज्योग्राफी और आई टीच इंग्लिश और एनी सब्जेक्ट लाइक दैट। आई गो टू स्कूल बाय बस, ये आदमी कह रहा है, ठीक है। तो ये सब इसके परमानेंट एक्टिविटी है, परमानेंट एक्शंस है। वो टीचर है, वो एक परमानेंट काम है। वो इंग्लिश पढ़ाता है या कोई दूसरा विषय पढ़ाता है, तो उसका परमानेंट एक्शन है। वो स्कूल किसी माध्यम से, खास माध्यम से जाता है और वो काम प्रतिदिन होता है, तो वो उसका परमानेंट एक्टिविटी है। तो ये सारे केसेस है सिंपल प्रेजेंट टेंस के, जो आपको समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उम्मीद है कि समझ में भी आ रहा होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तीसरा प्रयोग है यूज टू एक्सप्रेस प्रेजेंट हैबिट। आज की जो आदत है हमारी, है ना, उसको बताने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। पहले ही पिक्चर में देख चुके हैं, जैसे कि आई गेट अप बिफोर सनराइज, सूर्योदय के पहले मैं उठता हूँ, ये मेरी अच्छी आदत है। ही कम्स आफ्टर सनसेट, वो सूर्य अस्त होने के बाद आता है, ये उसकी आदत है। दे गो टू बेड एट 10 PM, वे लोग 10 बजे बिस्तर पे जाते हैं, ये उनकी आदत है। ठीक है, तो ये सारे एक्टिविटीज क्या दर्शा रहे हैं, तो एक हैबिट दर्शा रहे हैं, एक हैबिचुअल एक्शन दर्शा रहे हैं। ठीक है, हैबिचुअल एक्शन। तो हैबिचुअल एक्शन दर्शाने के लिए प्रेजेंट में कौन सा टेंस का यूज करेंगे, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। ओके, अब हैबिचुअल एक्शन को दर्शाने के लिए या किसी तरह के परमानेंट एक्शन को दर्शाने के लिए कुछ खास शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर वो शब्द आपके ध्यान में हो तो आपको पहचानना और ज्यादा आसान हो जाता है, खास करके ग्रामर में ये आपके लिए आसान बन जाता है। जैसे कि डेली या एवरी डे या एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, एवरी वीक, एवरी इवनिंग, एवरी मंथ, एवरी ईयर, इस तरह से अगर कोई टर्म लगा हो समझ लेना है कि वो हैबिचुअल एक्शन को ही दर्शाएगा। कोई भी काम डेली करो, प्रतिदिन करो, प्रति रात करो, प्रति मॉर्निंग करो, इवनिंग करो, या प्रति सप्ताह करो, मंथ करो, ईयर करो, ये सब परमानेंट है या रिपीटेड एक्शन है, राइट। या फिर वंस अ डे, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, एक महीने में एक दिन, महीने में एक दिन, दिन में एक बार, सप्ताह में एक दिन। ठीक है, ये सब क्या है, एक तरह का आदत बताने वाला है या रिपीटेड एक्शन है। ट्वाइस है, उसी तरह से वंस की जगह ट्वाइस लगा सकते हो, थ्राइस लगा सकते हो। जैसे दवा खाने के लिए बोला जाता है, आपको कोई डॉक्टर के पास गए, प्रिस्क्राइब किया उसने मेडिसिन कि भाई ये मेडिसिन है, ये टैबलेट है, आपको इसको खाना है दिन में 3 बार। ठीक है, यू हैव टू टेक दिस मेडिसिन थ्राइस डेली, राइट, 3 बार खाना है। तो 3 बार वो खाओगे और किसी को बोलोगे तो पूछेगा ना कितनी बार खाते हो, ते लगा हुआ फिर से सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्या बोलोगे, आई ईट दिस मेडिसिन थ्राइस अ डे, एक दिन में 3 बार मैं खाता हूँ। ठीक है, तो बस वही बात है। उसके बाद फिर कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे ऑलवेज, हमेशा, सेल्डम, शायद ही, कभी, कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं, हार्डली, शायद ही, स्कार्सली, शायद ही, रेयरली, शायद ही, हैबिचुअली, आदतन तौर पर, यूजुअली, प्रायः, जनरली, प्रायः, समटाइम्स, कभी कभी, इस तरह के कोई शब्द लगे हैं, इस शब्द को आप याद कर लीजिएगा। ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, हैबिचुअली, यूजुअली और जनरली। ठीक है, ये सारी चीजें आपको, शब्दों को आप याद अगर कर लेते हैं, ध्यान में रखते हो कम से कम, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस पहचानना आसान हो जाता है, उसके प्रयोगों को समझना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो इन सब शब्दों का प्रयोग आप अपना हैबिट बताने के लिए या रिपीटेड एक्शन बताने के लिए आसानी से कर सकते हैं, और होता भी है। इन शब्दों को आप जरूर नोट कर ले, याद कर ले और प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्रैक्टिस करें, नोट डाउन करें। नोट इन द सेंस कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कॉपी में नोट करो, कॉपी में तो खैर नोट करना है, वो एक काम है, बट वही सारा काम नहीं है। मेन नोट करना है यहाँ पर, और उसको फिर उसको प्रयोग कैसे लाना है। यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड और प्रैक्टिस ऑन वॉट एवर यू लर्न, है ना। वो आदत आप लोगों के अंदर इनकलकेट होना जरूरी है कि कोई भी चीज पढ़ो तो सिर्फ उसको किताब में नोट करने के लिए, कॉपी में नोट करने के लिए, एग्जाम में नंबर लाने के लिए मत किया करो। ये एक तो पहली बात भाषा है, ये प्रयोग के लिए बना है। ठीक है, ये नंबर लाने के लिए नहीं बना है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए किसी भी भाषा को पढ़ना, कि भाषा का पढ़ने का मतलब है कि नंबर नहीं लाने का। नंबर लाना एक बात है, वो आ जाएगा तब जब भाषा पे कमांड हो जाएगा, वो स्वयं आ जाएगा। तो लक्ष्य ये रहना चाहिए कि मेरा भाषा पे कमांड हो, और भाषा पे कमांड रहने के लिए प्रयोग करना आवश्यक है, प्रैक्टिस, है ना। वो किसी भी विषय के लिए आवश्यक चीज है, या आवश्यक तत्व है किसी भी विषय के लिए, किसी भी काम के लिए। ठीक है, कि प्रैक्टिस करो, उसको अपने यूज में लाओ, प्रयोग में लाओ। ये कब होगा, जब हम सोचेंगे। जनरली क्या होता है, हम सोच करके रह जाते हैं बस, या कुछ लोग सोचते ही नहीं है। तो जो लोग सोचते नहीं उनसे मैं कहूंगा कि वो लोग सोचना शुरू करें, और जो लोग सोचते हैं उनसे मैं कहूंगा कि करना शुरू करें। ठीक है, ये 2 काम करके देखिए, फायदा मिलेगा आपको और आप में बदलाव आएगा। ओके, एग्जाम्पल में समझते हैं, इन्हीं शब्दों का एग्जाम्पल लिखे, जैसे कि शी गोज टू दिल्ली वंस अ मंथ, है ना। शी गोज टू दिल्ली वंस अ मंथ, महीने में एक बार वो दिल्ली जाती है, वो उसकी आदत है, उसका रिपीटेड एक्शन है। दे ऑफन गो टू सिनेमा ऑन वीकेंड्स, वो अक्सर वीकेंड्स पे सिनेमा जाते हैं, सप्ताह के अंत में वो लोग सिनेमा जाते हैं, ये उनकी आदत है, उनका रिपीटेड एक्शन है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते शायद ही काटते हैं, है ना। तो ये कहावत है, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि किस प्रकार से इन ये जो फ्रेजेस है या जो शब्द है ना, जो रिपीटेड एक्शंस या हैबिचुअल एक्शंस को दर्शाने वाले शब्द हैं, इनके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हम निश्चित तौर पर करते हैं।
चौथे पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। यूज टू एक्सप्रेस थॉट्स, फीलिंग्स और स्टेट कंडीशंस और इमीडिएट रिएक्शन टू समथिंग एट प्रेजेंट टाइम। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी स्थितियों को, या फिर किसी भी चीज के प्रति जो अपना इमीडिएट रिएक्शन होता है प्रेजेंट टाइम में, उसको बताने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही लुक्स हैंडसम, है ना, ये अपनी फीलिंग्स या भावना बता रहे हैं, थॉट्स बता रहे हैं किसी के प्रति। आई नीड सम मनी राइट नाउ, मैं अपना रिक्वायरमेंट अभी बता रहा हूँ, ठीक है। आई एम ए टीचर, ये मेरी अपनी मौजूदा स्थिति है कि मैं क्या हूँ, मैं एक टीचर हूँ, ठीक है। आई नीड सम मनी राइट नाउ, ये भी मेरी एक मौजूदा स्थिति है कि मुझे पैसे चाहिए अभी। ही लुक्स हैंडसम, मैं उसको देख करके मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि, और मैं कह रहा हूँ, भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूँ कि हाँ वो हैंडसम दिखता है। क्लियर? तो ये चौथा पॉइंट हो गया आपको कि अपने थॉट्स, फीलिंग्स, स्टेट कंडीशंस या इमीडिएट रिएक्शन टू समथिंग एट द प्रेजेंट टाइम में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग निश्चित तौर पर करते ही हैं। उसके बाद पांचवा है कि यूज टू एक्सप्रेस फिक्स प्रोग्राम ऑफ द फ्यूचर। कोई भी निश्चित प्रोग्राम जो फ्यूचर के लिए बना है लेकिन वो फिक्स्ड है कि इस दिन होने वाला है, तो फिर उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हैं, ठीक है। इस बात की चर्चा मैंने शुरुआत में कर दी थी कि फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि यह एक निश्चित योजना होनी चाहिए, कोई डेट फिक्स होना चाहिए। जैसे कि आई गो टू लंडन ऑन 15 जून, 15 जून को मैं लंदन जा रहा हूँ या जाऊंगा। क्लियर है? द कॉलेज रीओपन्स इन जुलाई, कॉलेज जुलाई में दोबारा खुलेगा। द ट्रेन लीव्स एट 9 PM, ट्रेन 9 बजे खुलेगी। तो ये सारे निश्चित प्लान है, ठीक है ना, निश्चित योजना है। क्लियर? डेट लगा हुआ है, महीना लगा हुआ है या फिर टाइम बताया हुआ है, तो ये निश्चितता हो गई इसकी। तो ऐसे चीजों को बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग निश्चित तौर पर करते हैं और ये ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है और यही सही है ना। तो इसको याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस भी कीजिएगा अपने डेली लाइफ में। उससे देखो डेली लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। अगर डेली लाइफ के रूटीन्स को आप लोग लिखते हो या बोलते हो, बोलने का काम करते हो, तो फिर प्रैक्टिस जगेगा वहां से। ओके, अगला है हमारा बिंदु की यूज टू एक्सप्रेस फ्यूचर कंडीशनल एक्शन, ठीक है। फ्यूचर कंडीशनल एक्शन, जैसे कि सपोज करो दो क्लॉज है ना, कोई भी फ्यूचर इवेंट को बताने वाला, तो उनमें से कोई एक क्लॉज जो कंडीशनल वर्ड के साथ शुरुआत होगा। कंडीशनल वर्ड कहने का मतलब होगा इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल या फिर अनटिल, अनलेस, एज सून एज लॉन्ग एज, इन केस, ये सारे कंडीशनल वर्ड है। मतलब अगर ये शर्त पूरा होगा तभी कोई दूसरा काम होगा, ऐसा कुछ है। तो ऐसा अगर कोई केस नजर आता है, ठीक है, और ये दोनों घटनाएं फ्यूचर के इवेंट के बारे में ही बात करेगी, तो हम जो कंडीशनल वर्ड उसके साथ बना हुआ जो क्लॉज है उसके साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में इफ यू कम, ये क्लॉज है जिसके साथ इफ लगा है। आई विल हेल्प यू, क्लॉजेस मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं। ये जो क्लॉज होगा ये कैसा क्लॉज होगा? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, राइट, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, है ना, क्योंकि इसके साथ लगा है, इफ के साथ लगा, पूरा नहीं है अपने आप में। तो इफ यू कम आई विल हेल्प यू, क्लियर है ना। उसी तरह से व्हेन यू कम हियर यू विल गेट अ जॉब, जब तुम यहाँ आओगे तुम्हें यहाँ जॉब मिलेगा। तो दोनों फ्यूचर घटना ही है, जब तुम यहाँ आओगे, लेकिन व्हेन के साथ लगा हुआ, चूंकि ये कंडीशनल वर्ड है, तो इसके साथ जो लगा हुआ क्लॉज है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, सब्जेक्ट प्लस V1 के केस में जा रहा है, सब्जेक्ट प्लस V1 के केस में जा रहा है। ये समझ में आया? यू विल गेट। और दूसरा वाला क्लॉज किस में जा रहा है? जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो जा रहा है आपको सब्जेक्ट प्लस शैल या विल में, मतलब कि फ्यूचर टेंस में जा रहा है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि अगर कोई दो क्लॉज से बना हुआ सेंटेंस है और पहले वाले क्लॉज में कोई कंडीशनल वर्ड लगा है, जैसे इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सून एज लॉन्ग एज, इन केस, तो वो वाला क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगा। जो बाकी बच गया क्लॉज है वो फ्यूचर टेंस में जाएगा। इसको याद रखिएगा बस। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो तुम सक्सीड नहीं करोगे। दिस इज ऑल्सो अ कंडीशन। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। इट इज यूज टू डिस्कस व्हाट हैपेंस इन अ प्ले, मूवी और बुक। किसी पुस्तक में कोई कहानी पढ़ते हैं हम, या कोई सिनेमा देखते हैं या कोई नाटक देखते हैं, उसमें क्या होता है उसका विवरण देने के लिए भी हम अधिकांशतः सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखो कि इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, कोई किताब में पढ़ रहा था, अब उसके फर्स्ट चैप्टर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक द ऑथर डिस्क्राइब्स हिज लाइफ, तो ऑथर ने क्या किया है अपने पहले चैप्टर में कि अपने लाइफ के बारे में वो बताता है। ऐसा ही कहानी की शुरुआत करते हैं कि इस किताब में इसके बारे में ये कहा जाता है, ये काम करता है, या ये काम करता है, ये करता है, ठीक है। लाइक दिस वी टेल और नरेट एनीथिंग रिगार्डिंग अ स्टोरी रिटन इन अ बुक और अ प्ले और अ सिनेमा।
ठीक है, उसके इवेंट्स को हम इसी प्रकार किसी दूसरे से कहते हैं अधिकांश तौर पर। तो वैसे केस में भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कर रहे होते हैं। तो बड़ा साधारण सा बात हो गया ये कि क्या कब करते हैं कि किसी प्ले में, किसी मूवी में या किसी बुक में क्या घटनाएं होती है, उन घटनाओं को चर्चा करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, है ना। द प्ले बिगिंस विद अ सीन ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। कोई नाटक होगा जो इसके बारे में बोल रहा है कि ये जो नाटक है वो वर्ल्ड वॉर सीन से शुरू होता है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के सीन से शुरुआत होती है इसकी। ठीक है, हम किसी को ये बात कह रहे हैं किसी खास नाटक के बारे में, उसकी कहानी के बारे में, है ना। तो इस यहाँ से आप लोग याद रखिएगा इस चीज को। ओके ना, यूज फॉर रनिंग कमेंट्री ऑन रेडियो और टेलीविजन। किसी रेडियो या टेलीविजन पे कोई रनिंग कमेंट्री चल रहा होता है, आंखों देखा हाल का ब्यौरा देना होता है, तो हम सिंपल प्रेजेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि रोहित हिट्स द बॉल टू द स्क्वायर लेग फॉर अ बाउंड्री। रोहित ने स्क्वायर लेग की तरफ बॉल को बाउंड्री के लिए मारा। ठीक है, तो मारता है ये सेंस है, लेकिन कमेंट्री कर रहा है उस समय, तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का शब्द का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार दूसरा एग्जांपल है कि जहीर खान बॉल्स स्पीडिंग यॉर्कर टू पॉन्टिंग एंड इज आउट। जहीर खान ने एक बड़ा स्पीडिंग यॉर्कर पॉन्टिंग को मारा और वो आउट हो गया, इस प्रकार आउट हुआ। तो इसको भी हम चूंकि कमेंट्री कर रहे हैं, लाखों देखा हाल बता रहे हैं, उस समय उस दौरान की बात है जिस दौरान ये मैच हो रहा था, ये घटना हो रही थी। ठीक है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं, और यही करना हमेशा से श्रेष्ठ कर होता है। ठीक है, तो इसको भी प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। कोई भी आंखों देखा हाल किसी का विवरण देते हो आप, तो कोशिश करना कि उसी समय हो रही घटना का, तो उसी समय कोशिश करना कि हम सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे। क्लियर है ना। उसके बाद यूज टू एक्सप्रेस एनी हिस्टोरिकल इवेंट टू कीप इट लाइव। कोई भी ऐतिहासिक घटना को जीवंत बनाए रखने के लिए हम उसकी कहानियों को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं। अक्सर बोलते हैं, सुना भी होगा आपने कि एक राम जो है वो लंका जाते हैं, वो रावण को मारते हैं, सीता को लाते हैं। ये सारी कहानी आज से ना जाने कितनी सालों पहले हुई, पुरानी कहानी है, लेकिन फिर भी उसको जीवंत बनाने के लिए, ऐसा फील कराने के लिए उनका अस्तित्व आज भी है। तो वैसा करने के लिए हम क्या करते हैं कि उस कहानी को, उस स्टोरी को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख देते हैं। उसी प्रकार जैसे कि एग्जाम्पल में, राम गोज टू लंका एंड किल्स रावण टू ब्रिंग सीता बैक। राम लंका जाते हैं, रावण को मारते हैं और सीता को वापस लाते हैं। क्लियर। अकबर मैरीज अ राजपूत प्रिंसेस एंड सेट्स एन एग्जांपल ऑफ सेक्युलरिज्म। अकबर एक राजपूत राजकुमारी से शादी करता है और सेक्युलरिज्म की एग्जांपल को सेट करता है। क्लियर। तो इस तरह से हम देखें कि किसी हिस्टोरिकल इवेंट को भी लाइव बनाए रखने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं निश्चित तौर पर। उसके बाद किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, है ना, जो उसकी शुरुआत हियर और देयर से हुई होती है, एक्सक्लेमेशन जताने के लिए, सरप्राइज जताने के लिए, ठीक है, तो हम सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हियर और देयर के साथ, जैसे कि हियर कम्स मोहन, और यह मोहन आता है, या देयर गोes सीता, वो गीत सीता जाती है। ठीक है, लाइक दिस जब हम कहते हैं तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं निश्चित तौर पर, इसको याद रखिएगा। तो ये सारे 10 प्रयोग हो गए आपको, किसके, सिंपल प्रेजेंट टेंस के। और मुझे उम्मीद है कि ये 10 प्रयोग आप लोगों को निश्चित तौर पर समझ में आएगा। हाँ, ये जरूर है कि 1-2 बार वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो इसको जरूर देखें, लिखें, रिवाइज करें और रिवाइज करें। यही मुख्य की है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का, किसी भी शब्द को समझने का। एक छोटा सा रिवीजन मैं करा दूं आपका कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट में क्या क्या प्रयोग है। तो शॉर्ट एक्शंस, ठीक है, बताने के लिए, या परमानेंट सिचुएशन बताने के लिए, या कोई बात जो हमेशा सही है उसको जताने के लिए, या कोई हैबिट है उसको बताने के लिए। तो एक छोटा सा रिवीजन हो गया कि कौन कौन से एक्शन के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर की भी कुछ घटना को बताने के लिए हम लोग करते हैं, जैसे फ्यूचर टाइम टेबल जो भी है, आवर ट्रेन लीव्स एट 11 AM। फ्यूचर टाइम इन क्लास, टाइम क्लॉजेज जो भी है, आई वोंट गो आउट अंटिल, मतलब वही कंडीशनल वाले जो मैं आपको बताया हूँ, जैसे अंटिल, व्हेन, एज सून एज, आफ्टर, बिफोर, इनका प्रयोग किए रहते हैं, तो हम सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं, है ना। तो इसको एज अ रिवीजन आप देख सकते हैं। वैसे पूरा वीडियो आप दोबारा जरूर देखें अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो, लेकिन उम्मीद है कि समझ में निश्चित तौर पर आया होगा आप लोगों को, है ना, वीडियो देखने के बाद। और समझ में आया तो क्या करने का है आप लोगों को, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्लीज मैं आपके कमेंट का वेट करते रहता हूँ, कुछ अच्छे कमेंट का, या अगर आप लोगों को लगे कि हाँ कुछ चीजें सुधारी भी जा सकती है तो आप उसके रिगार्डिंग भी कमेंट आराम से कर सकते हैं। आप लोगों के वीडियो लाइक करने का भी वेट करते रहता हूँ कि हाँ मेरा बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, वो वीडियोस को देखेंगे, उनको अच्छा लगेगा, वो सीखेंगे। तो कम से कम एक लाइक बटन तो जरूर दबा सकते हैं आप लोग,
ठीक है। और किसका वेट करता हूँ मैं, तो मैं वेट करता हूँ आप लोगों के वीडियो को शेयर करने का। आप वीडियोस को अच्छे जो लगते हैं उसको शेयर कीजिए। और दूसरा चैनल जो है, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं अपने स्कूल के चैनल पर, ठीक है, तो उसको आप लोगों से कहिए कि वो सब्सक्राइब करे, क्योंकि ये नॉलेज का विस्तार होगा। अच्छे-अच्छे वीडियोस, अच्छे-अच्छे क्लासेस बाकी लोगों को भी मिलेंगे देखने को जो वंचित है शायद इससे, ठीक है। तो ऐसे में आप एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, है ना। तो प्लीज़ डू ऑल दीज एक्टिविटीज़ एज आई सेड। और फिर चूँकि आज एनवायरनमेंट डे भी था, उसके बारे में मैंने आप लोगों से कुछ बातें कही हैं। मैं इस आशा के साथ कि आप लोग मेरी उन बातों को मानेंगे, उसका पालन करेंगे। मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ आज के लेक्चर में, और फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, प्यार से रहें, सम्मान से रहें, पर्यावरण की रक्षा करें, अपने बड़ों का, अपने छोटों का आदर सम्मान करें, प्यार करें उनसे। एंड प्लीज़ रिस्पेक्ट योर कंट्री, be for your nation, and be a very good human being. Thank you very much. Take very good care of yourself. Okay, goodbye.